नमस्कार। हाल ही में यूजीसी का एक नया रेगुलेशन आया है। मकसद कैंपस में भेदभाव को खत्म करना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन एक सवाल उठ रहा है, क्या ये वाकई छात्रों के भले के लिए है या फिर 2026 के चुनावों के लिए बिछाई गई एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक बिसात है? आइए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल सीधा है, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है या बस एक बड़ी चूक? हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। हम सबूतों को देखेंगे, दोनों तरफ की दलीलों को सुनेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस थ्योरी को ही समझते हैं, वो थ्योरी जो कहती है कि ये सब कुछ एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। देखिए, इस थ्योरी का जो कोर आइडिया है वो एक विन विन स्ट्रेटेजी पर टिका है। मतलब एक ऐसा कानून बनाओ जो जानबूझकर इतना कंट्रोवर्शियल हो, इतना विवादास्पद हो कि मामला कोर्ट तक पहुंचे ही पहुंचे, और फिर इस पूरे खेल से दोनों ही तरफ के समुदायों से वोट बटोरे जा सकें। अब ये जो कथित रणनीति है ना, इसे 4 फेज में बांटा जा सकता है। सुनिए, फेज 1, SC, ST, OBC वोट बैंक को खुश करने के लिए रेगुलेशन में एकदम मजबूत, अधिकतम सुरक्षा देने वाले प्रावधान डाल दो। फेज 2, इसी रेगुलेशन में जानबूझकर कुछ ऐसी बातें भी डालो जो संविधान के खिलाफ हों, ताकि कोई ना कोई इसे कोर्ट में जरूर चैलेंज करे। फेज 3, अब जब अदालत इसे रद्द करे तो SC, ST, OBC समुदाय के पास जाकर कहो, देखिए हमने तो पूरी कोशिश की पर कोर्ट ने रोक दिया। और दूसरे समुदाय को कहो, देखा हमने कानून का सम्मान किया। और आखिर में फेज 4, चुनाव में दोनों तरफ से वोट हासिल करो। यह है पूरी की पूरी थ्योरी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत भी हैं या ये बस हवाई बातें हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात, टाइमिंग। जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे 2020 में, लेकिन सरकार ने पूरे 6 साल इंतजार किया और फिर ये रेगुलेशन कब आता है? ठीक चुनावों से कुछ महीने पहले, जनवरी 2026 में। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर चुनावी मौसम देखकर बहुत सोच समझकर चला गया एक दाव? अब देखिए एक और दिलचस्प बात, इस रेगुलेशन में अलग जाति के आधार पर अलग हॉस्टल बनाने का प्रावधान है। ये सीधे सीधे हमारे संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, जो साफ साफ कहता है कि राज्य जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या यूजीसी में बैठे इतने बड़े बड़े कानूनी विशेषज्ञों को ये बात नहीं दिखी, या फिर इसे जानबूझकर डाला गया था ताकि ये कोर्ट में टिक ही ना पाए? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, पहेली के और भी टुकड़े हैं। देखिए, इतना बड़ा रेगुलेशन बना दिया गया, लेकिन किसी भी स्टेक होल्डर से, मतलब छात्रों से, टीचर से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। फिर जब मामला कोर्ट पहुंचा तो सरकार का जो पक्ष था वो बहुत ही कमजोर नजर आया, और ऊपर से पार्टी के नेता ही अलग अलग बातें कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक ही तरफ इशारा करती हैं कि शायद ये सब कुछ पहले से तय था। ठीक है, तो ये तो हो गया एक पक्ष, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू भी देखते हैं, वो तर्क जो इस राजनीतिक चाल वाली थ्योरी के खिलाफ जाते हैं। यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है, हैनलिन्स रेजर। ये सिद्धांत कहता है कि उस चीज के पीछे कोई बड़ी साजिश मत ढूंढो जिसे सिर्फ एक गलती या नाकामी से समझाया जा सकता है। मतलब हो सकता है कि ये कोई बहुत गहरी राजनीतिक चाल हो ही ना, बल्कि ये सिर्फ खराब प्लानिंग, खराब ड्राफ्टिंग और कह सकते हैं कि सरकारी लापरवाही का नतीजा हो। तो देखिए, बहस आकर यहीं रुक जाती है। ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड चाल थी या सिर्फ एक खराब तरीके से बनाया गया कानून? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। और हाँ, इस साजिश वाली थ्योरी पर शक करने की और भी कई वजह हैं। जरा सोचिए, इतना बड़ा राजनीतिक दाव खेलने में रिस्क कितना है? अगर ये दाव उल्टा पड़ गया तो? दूसरी बात, यूजीसी टेक्निकली तो एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वायत्त संस्था है। तो क्या सरकार वाकई पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रही थी? और सबसे अहम बात, कैंपस में भेदभाव एक असलियत है, एक बड़ी समस्या है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि इरादा वाकई अच्छा था, बस उसे लागू करने का तरीका वो गलत हो गया? तो अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद असली तस्वीर क्या हो सकती है? मास्टर स्ट्रोक या एक बड़ी गलती या फिर कुछ और? देखिए, शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। चलिए एक प्रोबेबल सिनेरियो बनाते हैं। हो सकता है कहानी की शुरुआत एक नेक इरादे से हुई हो। भाई, सुप्रीम कोर्ट का दबाव था और कैंपस में भेदभाव की समस्याओं को हल करना जरूरी भी था। तो यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन जब रेगुलेशंस की ड्राफ्टिंग हो रही थी, शायद तभी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट को इसमें एक मौका दिखा।
उन्होंने सोचा क्यों ना इस मौके का इस्तेमाल SC ST OBC वोट बैंक को एक मजबूत संदेश देने के लिए किया जाए। और बस यहीं से एक जरूरी सुधार का मुद्दा एक राजनीतिक खेल में बदल गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कानून में जो कानूनी कमजोरियां थीं, उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। सोच साफ थी, अगर ये पास हो गया तो हमारी जीत, और अगर कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया तो भी हम विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं कि देखो हमने तो कोशिश की थी। और अब जो स्थिति बनी है उसका पूरा राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। दोनों तरफ संदेश भेजे जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन इस पूरे राजनीतिक खेल का हम पर, आम नागरिकों पर क्या असर पड़ता है? हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। तो इस पूरे मामले से हमारे लिए क्या टेकअवेज हैं? सबसे पहली बात, एक जागरूक नागरिक बनना जरूरी है। किसी भी राजनीतिक कहानी पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें। दूसरी बात, ये जो ध्रुवीकरण का खेल चलता है उससे बचना जरूरी है और अपना ध्यान असली मुद्दों पर लगाना है, जैसे अच्छी शिक्षा, नौकरियां, और सबसे जरूरी बात, सरकार किसी की भी हो, उनसे सवाल पूछना और जवाबदेही मांगना हमारा काम है। देखिए, अदालत तो अपना फैसला सुना ही देगी, वो उसका काम है। लेकिन असली बड़ा सवाल ये है कि हमारे कैंपस में, हमारे समाज में असल बदलाव कौन लाएगा? क्या कोई कानून लाएगा या कोई अदालत? शायद इसका जवाब बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही है। इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।